हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है हमारी 10th क्लास है। 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका भारत और समकालीन विश्व सेकंड। उसी में हम लोग बात कर रहे थे भूमंडलीकृत विश्व का बनना। अभी तक हम बहुत सारी चीज़ों को इसमें देख चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से यूरोप में जो खाद्यान्न महंगा हो रहा था, आयातित चीज़ें यूरोप के जो उत्पाद थे उनको टक्कर नहीं दे पा रही थी। कैसे बाहर से आयातित मांस जो था मंगाया जा रहा था। पहले कैसे जानवर आते थे, फिर जब आपका रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होने लगा तो उसके साथ आपको जो कटा हुआ मांस है वो आपका वहाँ पर पहुँचने लगा। और यूरोप की दो महाशक्तियाँ उस समय थी, फ्रांस और ब्रिटेन। कैसे आपका अफ्रीका के देशों में का जो है वहाँ उनकी सीमा का निर्धारण वो आपका कर रहे थे। इन तरह तरह की बहुत सारी चीज़ों को हमने अपने इस लेक्चर में जुड़कर हमने गौर कर कर इनको बड़े अच्छे से देख लिया। फिलहाल आज हम लोग इसी लेक्चर में आगे बढ़ेंगे और जितना हमने पढ़ लिया था उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड पर। देखिए, ध्यान दीजिए आप सभी और इसको गौर करके देखिए। किसकी बात कर रहे हैं? बेसिकली इसी के अंदर हम लोग बात कर रहे थे। अफ्रीका में 1980 के दशक में रेंडर पोस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली। क्या फैली? बहुत तेजी से बीमारी फैली। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी में लोगों की आजीविका अस्थायी रूप पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस बात का अच्छा उदाहरण यह है कि औपनिवेशिक समाजों में यूरोपीय साम्राज्यवादियों की ताकतों का प्रभाव पैमाने पर अक्सर क्या पड़ा। यानी कि जो आपका यूरोप का जो आपका साम्राज्यवादी ताकतें थी उनके प्रभाव से बड़े पैमाने पर जो अंतर है वो आपका डिफरेंसेस जो है क्या बेसिकली क्या आपको दिखाई दिया। और इसको आप अच्छे से देख सकते हैं और इसमें आप बात भी कर सकते हैं। इससे उदाहरण से पता चलता है कि हमलों और विजयों के इस युग में दुर्घटनावश फैली इन मवेशियों की बीमारी ने हजारों लोगों के जीवन व भाग्य को बदल कर रख दिया, दुनिया के साथ नई शकल में ढाल दिया। अब कह रहे जो बीमारियां आपका जानवरों से जो आपके मवेशियों से फैली थी उस शकल में जो आपके जीवन का जो लोगों के जीवन में किस तरह से बदलाव हुआ, उन बदलावों को आप लोग देख सकते थे कि कैसे उन्होंने उनकी जो शकल का मतलब होता है स्ट्रक्चर, रूप ढंग को पूरा ही आपका कैसे चेंज कर दिया, उसको देख सकते थे। कह रहे प्राचीन काल से ही अफ्रीका में जमीन की कभी कमी नहीं रही, जबकि वहां की आबादी बहुत कम थी। सदियों तक अफ्रीका की जिंदगी व कामकाज के जमीन व पालतू पशुओं के सहारे ही चलता रहा। कह रहे अफ्रीका में क्या था, जो वहाँ के लोगों की वहाँ जिंदगी थी जमीन और पालतू पशुओं के सहारे चल रहा था। जमीन से कुछ उनके खाने के लिए होता था और पशु से पालकर अपना दूध वगैरह और मीट मांस का वो लोग प्रयोग कर लेते थे। वहाँ पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। सबसे बड़ी बात है, अगर आप अफ्रीका को देखोगे तो वहाँ कोई पैसे पर या वेतन पर कोई काम नहीं होता था। 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में एक ऐसे उपभोक्ता सामने सामान बहुत कम था जिन्हें वेतन से पैसे देकर खरीदा जा सके। यानी कि वहाँ बहुत कम ऐसा वर्ग था जिन्हें पैसे देकर वहाँ खरीदा जा सकता था। अगर आप अफ्रीका के किसान होते तो आपके पास जमीन और पालतू पशु होते, वहाँ की कोई कमी नहीं थी, तो शायद आपको यह बात भी समझ नहीं आई कि वेतन के लिए काम करने की क्या जरूरत थी, कि आखिर में जो वेतन है उस पर काम करने की जरूरत ही क्या थी। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप ताकतें अफ्रीका के भू विशाल भाग और खनिज भंडारण को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई। यूरोपीय लोग अफ्रीका के बागानी खेतों और खदानों का दोहन करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? उनका जो आपका दोहन है वो करना चाहते थे ताकि उन्हें वापस यूरोप में भेजा जा सके, ताकि वहाँ ऐसी समस्या पेश आई ताकि जिसे उम्मीद नहीं की गई थी। वहाँ के लोग तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते थे। मजदूरों की भर्ती उन्हें पर रोक लगाने लगे। बहुत से हथकंडे आजमा कर देखते थे, लेकिन बात यह नहीं कि उन पर भी भारी भरकम कर लाद दिए गए। और कैसे होगी कि उन पर जो भारी भरकम कर दिए थे वो भी उन पर लाद दिए गए, जिनका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था जब करदाता बागान या खदानों में काम करते हों।
यानी कि कर चुकाने का क्या तरीका है, या तो आपको बागानों में काम करना पड़ेगा, या वहाँ की जो बड़ी बड़ी खदान है, जैसे कि हीरा माइनिंग की ये सारी खदान थी, अगर आप उनमें काम करोगे तो ही क्या कर सकते हो, अपने उस टैक्स को, अपने उस कर को आप लोग चुका सकते हो। ठीक, अन्यथा आप ये कर, ये टैक्स आपका नहीं चुका सकते। देखिए, काश्तकारों को उनकी जमीन से हटाने के लिए उत्तराधिकारी कानून बदल दिया गया। आप कह रहे जो काश्तकार मतलब जो किसी जमीन पर कोई काम खेती वगैरह करते हैं उनको काश्तकार कहते हैं या कायस्थ कहते हैं। उनके जो उत्तराधिकार के कानून थे उसमें भी उसका उन्होंने चेंजेस कर दिया गया। नए कानून में यह व्यवस्था की गई कि अब परिवार केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी, यानी कि जितने भी आपका परिवार की संपत्ति है उसमें केवल एक ही को मिलेगी। इस कानून के जरिए परिवार के बाकी लोगों को श्रम बाजार में ढोने का प्रयास किया जाने लगा। का खान कर्मी को बाड़ों में बंद कर दिया गया, उनके खुलेआम घूमने फिरने की पाबंदी लगा दी गई। वहां रेंडर पोस्ट नामक एक विशाल पशु का रोग फैल गया। अफ्रीका में वहां रेंडर पेस्ट नाम की बीमारी पहले 1880 के दशक के आखिर में सालों में दिखाई दी। उस समय पूर्वी अफ्रीका में इरिटीरिया पर हमला कर रहे हैं। अब सबसे पहले बीमारी कहाँ आई थी? इरिटीरिया, एक शहर है अफ्रीका का ही इरिटीरिया। आप कह रहे हैं इतावली सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। अब कह रहे जो सैनिक थे उनके, उन सैनिकों को खाना चाहिए, तो खाने के लिए उनको मांस के आदि की जरूरत होती थी। तो मांस कहां से जा रहा था? एशियाई देशों के जानवरों से। यह बीमारी ब्रिटिश अध्यपति वाले एशियाई देशों से आई। उन्हें जानवरों के जरिए यह पहुंची। अफ्रीका के पूर्वी हिस्सों में अफ्रीका के दाखिल होने वाली बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी, और कह रहे हैं कि 1892 में अफ्रीका के अटलांटिक तट तक पहुंच जाती है। 5 साल के बाद केप ऑफ बोडोग अफ्रीका की धुरी का हिस्सा बन गया। रेंडर पोस्ट ने अपने रास्ते में आने वाली 90% मवेशियों की क्या कर दिया? मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। अब जब आपकी बीमारी फैली आपका रेंडर पेस्ट, तो रेंडर पेस्ट से क्या था? जो जानवर थे और अफ्रीका जो कॉन्टिनेंटल का हिस्सा थे उनमें ये बीमारी फैल गई। जैसे बीमारी फैली तो वहां उस समय जो जानवरों की डेथ थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। जो क्या थे? बहुत ज्यादा आपके मरने लगे। पशुओं के खत्म हो जाने से अफ्रीका की रोजी रोटी का साधन खत्म हो गया। अब मैं आपसे पूछूं अफ्रीका की रोजी रोटी पर क्यों इफेक्ट पड़ रहा था और इम्पैक्ट क्या थे, कि अगर वहां आपका रेंडर पेस्ट फैल गया तो क्या हुआ? तो इस वजह से दिक्कत क्या हो रही थी, बताइए, कौन बच्चा बताएगा? देख लिया? कारण बताया किसी बच्चे ने? मैं बताता हूं। देखिए, जब क्या होगा, जब आपका किसी जगह की जो आपके पशु हैं, और खास कर आप जानते हैं अफ्रीका का जीवन पालन 2 चीजों से होता था, छोटी मोटी कृषि और पशुपालन से। वो दूध वगैरह से, और क्या बोलते हैं आपका जो वहाँ पशुओं के मीट पर ही वो आपकी निर्भरता थी। जैसे ही आपके जैसे आपके ये जब वहाँ के जानवर आपके मरने लगे, ठीक, तो जैसे ही जानवर आपके मरने लगे तो जानवरों के साथ जो उनका खाना पीना था, जीवन पर सीधा उनके जो रोटी है उस पर सीधा उसका इफेक्ट हुआ। अब कह रहे हैं कि अपनी सत्ता को और मजबूत करने और अफ्रीकियों का श्रम बाजार को ढकेलने के लिए वहां के बागान मालिकों ने, खान मालिकों ने और उपनिवेश सरकार ने पशु गूचे आपका पशुओं पर अपने कब्जे में ले लिया। अब जो बचे थे वो पशु किसके अंडर आ गए? आपका ब्रिटिश उपनिवेश के अंदर। कहाँ के पशु हैं? पशु हैं आपके कहाँ के बच्चों? इधर के, अफ्रीका के। और कब्जा कौन कर रहे हैं आपका? ये सब लोग। तो इससे क्या होगा, जो उनका जीवन है वो आपका प्रभावित होगा कि नहीं होगा? अब देखिए, बचे खुचे पशु संसाधन पर वहां कब्जे में यूरोपीय उपनिवेश के पूरे अफ्रीका को जीतने का, गुलाम बनाने को लेकर बेहतरीन मौका हाथ लग गया। और कह रहे यही मौका था जब वो पूरे अफ्रीका को अपना गुलाम बना सकते थे, और उन्होंने वह मौका गवाया नहीं बल्कि अपने हाथ में उन्होंने उस मौके को ले लिया और पूरे अफ्रीका को गुलाम बनाने की ओर आगे बढ़ गए। 19वीं सदी
कि दुनिया के अन्य भागों में पश्चिमी आक्रमण विजय के परिणाम की ऐसी कहानी देखी जा सकती है। ठीक, भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। कह रहे भारत में भी क्या थे कि जिनको कॉन्ट्रैक्ट पर आपके करा करके हम आपको आपका वेतन देंगे, उनसे कॉन्ट्रैक्ट कराते थे और वहां के भारत के मजदूरों को बाहर वो आपका ले जाने लगे। अब क्या था, जैसे यहाँ से बाहर आपका मजदूर बाहर जा रहा था, तो भारत से अनुबंधित श्रमिकों को ले जाए जाने में 19वीं सदी का दुनिया में विविधता को प्रतिबिंबित करता है। यह तेजी से आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों वृद्धि और कुछ लोगों की आय वृद्धि, दूसरों के बेहिसाब गरीबी, कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति, दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों की इजाजत की दुनिया थी। और कह रहे हैं कि नई इन क्षेत्रों में आपका इजाजत करने लगी और इन सब चीजों पर आपकी चीजें बढ़ने लगी। 19वीं सदी में भारत और चीन ने लाखों मजदूरों को बागान, खदानों और सड़क व आपका रेलवे निर्माण परियोजना का काम करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया गया। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह के अनुबंधित या एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। या तो किस तरह का अनुबंध, या अनुबंध को बोलते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है, किसी एक फर्म या कंपनी या दो लोगों के बीच का एक आपके सह शर्त होती है। इन अनुबंध की शर्त यह होती थी कि मजदूर अपने बागान मालिकों में 5 साल तक काम करेंगे और वे स्वदेश लौटेंगे। यानी कि एक व्यक्ति को 5 साल तक वहां रहकर काम करना होगा। भारत के ज्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत, तमिलनाडु के सूखे इलाकों में जाते हैं। 19वीं सदी के मध्य में इन इलाकों में भारी बदलाव आने लगे। कुटीर उद्योग आपका खत्म हो रहे थे, जमीन का भाड़ा बढ़ गया, खानों और बागानों के लिए जमीनों को साफ किया गया। इन परिवारों से गरीबों का जीवन पर गहरा असर पड़ा। वे बटाई की जमीन के तो ले आते थे, लेकिन उन पर भाड़ा नहीं चुका पाते थे। उन पर कब्जा अब आपका चढ़ने लगा। काम की तलाश में उन्हें अपने घर बार को छोड़ना पड़ा। अब क्या हुआ, जो काम की तलाश थी, अब उन्हें काम की तलाश में अपना घर बार को बाहर आपका छोड़ना पड़ा। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरेबियन द्वीप समूह, मुख्यतः त्रिनाद, गुयाना, आपका सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी ले जाया गया। अब आप इनको देखोगे, ये जो गुयाना वगैरह है, ये साउथ अमेरिका और जो आपका कैरेबियन द्वीप समूह है उस वाला पूरा रीजन है। मॉरिशस अफ्रीका के पार्ट है, फिजी भी आप वहां देखिए। और आपके बहुत सारे आपका तमिल आप्रवासी को सीलोन जानते हैं क्या है? सीलोन का मतलब है श्रीलंका का पुराना नाम। कि जो आपके तमिलनाडु के जो आपके मूल लोग थे उनको कहाँ ले जाया गया? श्रीलंका ले जाया गया और मलाया में जाकर काम कराते। मलाया मतलब मलेशिया, मलाया प्रायद्वीप। बहुत सारे अनुबंधित श्रमिकों को असम के चाय बागानों में काम करवाने के लिए जाया गया। बहुत सौ को कहाँ ले गए? असम में ले गए। और काम क्या था कि चाय के बागानों में, इन बागानों में आपको काम करने के लिए वो लोग आपका मजबूर करते थे। ठीक, और इनको वहां पर ले जाया गया। देख रहे हो? चलिए देख लीजिए। चलिए देख लिया इतना। अभी देखिए बागान में किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। आप इनको अच्छी तरह से इसके अंतर्गत आप इनको देख सकते हैं। तो लोगों को बागानों में काम कराने के लिए ये लोग आपका अक्सर ले जाया करते थे। क्लियर है? क्या थे ये? लोगों को आपका अक्सर ले जाते थे। कह रहे हैं कि मजदूरों की भर्ती का काम मालिकों के एजेंट किया करते थे। कह रहे जो आपके मजदूरों की जो आपकी भर्ती करनी है, इनके भी कुछ एजेंट थे। एजेंटों को कमीशन मिलता था। बहुत सारे आप्रवासी अपने गांव में होने वाली उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए अनुबंध को मान लेते थे। अब किसी के गांव में बहुत ज्यादा उत्पीड़न है, गरीबी है, उसके साथ हिंसा हो रही है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करके बाहर चला जाता था अपने सह परिवार। एजेंट भी भावी आप्रवासी को फुसलाने के लिए झूठी जानकारी देते थे। कहाँ जाना है, यात्रा में क्या साधन होंगे, क्या क्या काम करना होगा और नई जगह पर काम व जीवन की हालत कैसी होगी, इस बारे में यह जानकारी नहीं दी जाती थी। बहुत सारे आप्रवासी को तो यह तक नहीं बताया जाता था कि उनकी लंबी समुद्री यात्रा पर जाना है। कोई मजदूर अनुबंध के लिए राजी नहीं होता था तो एजेंट उसका अपहरण तक कर लेते थे। कह रहे अगर कोई आपका राज्य में जाएगा ठीक है, नहीं तो उसको आपको क्या कर लो, किडनैप कर लो और अपने साथ ले जा लो। देखिए ये उस समय का एजेंट लोगों ने आपका कैसे लोगों को ले गए थे, एक फोटो दिखाई गई 1728 में, 1789 में
और ये सब आपको दिखाया गया, उनका नंबर्स हैं, आप इनको देख लीजिए। अब देखिए 19वीं सदी के इस अनुबंध की व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास्ता प्रथा का नाम दिया। दास्ता मतलब गुलामी। कह रहे कि ये नई गुलामी का तरीका है। एक तो वो गुलाम थे जो भारत में आपके राजा किसी को खरीद लिया करते थे और उससे अपने महल में काम करवाते थे, ये भी एक नई दास्ता थी। बागानों में या कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता था कि जैसे वो उम्मीद कर रहे थे वैसी हालत नहीं है। नई जगह में जीवन और कार्य स्थिति कठोर थी। मजदूरों के पास कानूनी अधिकार कहने भर के भी नहीं थे। इसके बावजूद मजदूरों को ने भी जिंदगी बसर करने का तरीका ढूंढ निकाले। बहुत सारे तो भागकर जंगलों में बस गए में चले गए और ऐसे मजदूर को पकड़ लिए जाते थे और उन पर भारी जुर्माना भी दिया था। बहुतों ने अपनी पुरानी और नई संस्कृति का मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक अभि आत्म व्यक्ति का आपका नया रूप खोज लिया। तिरनाद में आपके मुहर्रम के सालाना जुलूस में एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दिया गया। इस मेले में होसे यानी कि इमाम हुसैन के नाम पर दिए जाने वाले सभी धर्मों व नस्ल के मजदूर हिस्सा लेते थे। इस प्रकार रफ्ता फरीदाबाद नामक एक विद्रोही धर्म जिसका जमैका के रैगा गायक बॉब मार्ले ने विख्यात शिखर पर पहुंचाया था। जमैका के एक सिंगर थे, आपको सुना होगा बॉब मार्ले, बड़े फेमस हैं, लोग उनकी टी शर्ट पहन के घूमते हैं बॉब मार्ले की। तो कहाँ के थे? जमैका के। और कैसे थे ये? आका रैक गायक थे, यानी कि उस समय का जो वहां का कोई आपका फॉक वगैरह रहा होगा उसके वो आपके सिंगर थे। भारतीय आप्रवासी और कैरेबियन द्वीप समूह के बीच इन संबंधों की झलक देखी जाती है। त्रिनाद और गुयाना में मैसूर चटनी म्यूजिक भारतीय आप्रवासी तक पहुंचने के सामने एक नई आपका रचनात्मक यानी कि जो आपका क्रिएटिव अभिव्यक्ति का उदाहरण है। संस्कृति समग्र के नए रूप वैश्विक दुनिया का उदय भी आपका प्रक्रिया का अंग थे। ऐसी प्रक्रिया थी जिनमें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चीज आपस में घुली मिली थी और उनकी मूल पहचान विशेषता गुम हो गई और क्या था, बिल्कुल नए रूप में हमारे सामने आने लगी। कैसी होगी? जो उनकी विशेषता थी, जो मूल थे, वो तो सब लुप्त हो गए और आपकी एक नई विशेषता जो थी उनकी हमारे सामने जो था वो आने लग गई। ठीक, तो अभी एक बार देख लीजिए कि कैसे मजदूर आपका लोगों को आपका अनुबंध करके या फिर कह सकते हैं कि एजेंट किस तरह से भारत से या देश ले जाते थे, कैसे लोगों को श्रीलंका, मलाया, प्रायद्वीप, अफ्रीका में और आपका इधर जो आपका मालदीव वगैरह में किस तरह से बसाया गया है, आप इनको देख सकते हैं। देख लिया? इससे आगे बढ़े। यहाँ तक किसी को डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो बच्चों? पीछे जितना हमने पढ़ा है वहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का भी? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं। तो इतना हम लोग सारा इसके अंतर्गत आपका देख चुके थे और एक एक करके हम लोग इस पर बात भी कर चुके थे। ठीक, कह रहे हैं कि ज्यादातर अनुबंधित श्रमिक अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद भी वापस नहीं लौटे। वे वापस जाकर उनमें अधिकांश केवल कुछ समय ही बिताकर फिर अपने ठिकानों पर वापस चले आए। इसी कारणों से देश के भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में ज्यादा पाए जाते हैं। आपने नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार वी.एस. नयपाल का नाम सुना होगा। वे कुछ लोगों ने वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर शिव रैन चंद्रपाल, आपका रेवन सेवन का नाम सुना होगा। आपको लगता है कि उनके नाम भारतीय जैसे क्यों हैं? इसकी वजह यह है कि भारत से अनुबंधित किए गए आपके मजदूर वहां इनके वंशज थे, यानी कि जिन लोगों को आपका आपका अनुबंध कर कर आपका ले गया गया था वो सब क्या थे? आपके इनके आपके पूर्वज थे जो ये वो आपका वापस काम करने के बाद, अनुबंध होने के बाद भी वापस वहीं रहने लगे। अब आप ये वाली इमेज जो आपने देखी है, ये पता क्या है बच्चों? आपको लिख रहा होगा नीचे, अनुबंध के जो आपके श्रमिक थे उनका इस तरह का कुछ आपका पत्र होता था जिन पर उनकी कॉन्ट्रैक्ट होते थे कि आप कब तक काम करेंगे, कैसे काम करेंगे। कह रहे हैं कि 20वीं सदी के शुरुआत के सालों में हमारे देश में राष्ट्रीय नेताओं ने आपका प्रथा का विरोध किया। उनकी राय में बहुत अपमानजनक और ये क्रूर व्यवस्था थी। उन्हें कहा कि आप जिस तरह से लोगों को मजदूर व्यवस्था करा रहे हैं बड़ी क्रूर है।
और इसी दावे के कारण 1921 के खत्म कर दिया गया। इसके बाद कई दशक तक भारतीय अनुबंध मजदूरों के वंशज कैरेबियन द्वीप समूह में बेचैन बेचने बचने अल्पसंख्यकों के लिए आपका जीवित रहे और वहां उन्हें कुली मानते हैं। आज भी आप देखेंगे अफ्रीकन जो आप कैरेबियन द्वीप हैं वहाँ रेड इंडियन के नाम से भी जाना जाता है कुछ लोगों को। तो हाँ, ये लोग आपका रहे और इनकी स्थिति को भी साफ साफ देखा गया। ठीक, तो आप इनको देख सकते हैं कि कैसा इन्होंने अनुबंध के रूप में रहकर अपने जीवन का जो इन्होंने गुजर बसर है वो आपका किया है। तो ये था उस समय का जो वैश्वीकरण का दौर था, जिस वैश्वीकरण के दौर को आप लोग देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये अब आपके वही मजदूर हैं जो आपका ट्रांसवाल की जो आपकी गोल्ड माइनिंग है, जिनको हम कहते हैं प्लेसर गोल्ड, आपका वो तो निक्षेप होते हैं, कैसे इनको खोद कर निकाल रहे हैं, आप इनको देख लीजिए। तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में हमने अफ्रीका में कैसे, या फिर आप देखते हैं कि भारत के मजदूरों को कैसे अलग अलग स्थानों पर ले जाया गया, कैसे वो लोग वहाँ रहकर रहने लगे, कुछ इनका परमिट खत्म हो गया वापस उसी स्थान पर लौट गए, और कैसे जो भारत के जो लोग हैं मूल वंशज हैं वो अलग अलग देशों में कैसे रह रहे हैं, इन सभी को हमने इस लेक्चर के माध्यम से देखा, जानने का प्रयास किया। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।